तो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जर्मनी के एकीकरण में जो 1815 से 1850 के बीच में क्या क्या कार्रवाई हुई। इसमें सबसे पहले चलेंगे बौद्धिक गतिविधियाँ क्या क्या हुई। बौद्धिक गतिविधियाँ हम चर्चा करेंगे। जो हिगल, गेटे, शिलर, इन्होंने गेटे, हिगल तथा शिलर ये बुद्धिजीवी थे। इन्होंने जन जन तक राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया तथा विश्वविद्यालय में भी जो गतिविधियाँ थी इटली के एकीकरण के चरणबद्ध जो आश्चर्य की जो व्यवस्था थी, जो मैटरनी की व्यवस्था थी कि उसके खिलाफ गतिविधियाँ चल रही थी। सबसे बड़ा गतिविधियाँ चल रही जेना विश्वविद्यालय। इसमें क्या है, बुरसेनशेफ्ट नामक एक संगठन की स्थापना की गई जो कि मैटरनी व्यवस्था के खिलाफ थी। और इसका सबसे बड़ा जो विरोध के रूप में जो सामने आया जब राष्ट्रीय को पता चला वो था 17 अक्टूबर 1817। इसमें क्या है, जो लिप्जिंग युद्ध था, उसकी चतुर्थ वर्षगांठ तथा जो मार्टिन लूथर, जो धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे, मार्टिन लूथर, उसकी 30 शताब्दी धर्म सुधार की। ये बेटमबर्ग में एक इसको मनाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ पे किया था? बेटमबर्ग में किया। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया के जो मैटरनिक जो प्रधानमंत्री था उसने एक्स ला सापेल में बताया, या उसने कहा कि अभी क्रांतिकारी भावना है वो खत्म नहीं हुई है। जो भी क्रांतिकारी भावनाएं हैं वो खत्म नहीं हुई है। अगला हम चर्चा करेंगे जोलवरिंग या आर्थिक संघ। नंबर 2 है जोलवरिंग संघ। देखिए इसमें क्या है, 1819 में जो पर्सा है उसने इटली का एक राज्य के साथ एक आर्थिक संधि की जो कि सीमा शुल्क से संबंधित थी। सीमा शुल्क से संबंधित संधि की उसने। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1834 तक इसमें इटली के 18 राज्य शामिल हो गए क्योंकि ये एक समृद्धि का मार्ग था। जो आर्थिक एकता थी उसकी ओर अग्रसर हो रहा था। तो 1850 में पूरे राज्य इसके सदस्य हो गए थे। पूरा इटली आर्थिक रूप से एक हो गया तथा जनता एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गई तथा व्यापार की जो समृद्धि है उसका उनको पता चला। और इसी समय जो फ्रेडरिक लिस्ट था जो कि एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, उसने जो रेलवे वगैरह का उसने विकास करवाया। उसको इटली के रेलवे का जनक भी कहा जाता है। किसको? फ्रेडरिक लिस्ट। तो इस प्रकार व्यापार में आसानी हुई तथा जनता एक जगह से दूसरे जगह जाने लग गई जिसके कारण आर्थिक रूप से इटली एक हो गया। तो इसीलिए कैटबली ने कहा था कि जोलवरिंग संघ के कारण ही पर्सा के नेतृत्व में इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक बार फिर से सोचिए कैटबली ने क्या कहा था। उसने कहा था कि जोलवरिंग संघ के कारण ही पर्सा के नेतृत्व में जो जर्मनी है, सॉरी मैं इटली बोल दिया लेकिन वो जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अभी देखिए 1830 की क्रांति। 1830 में क्या, फ्रांस में क्रांति हुई थी जिसके कारण जो जर्मनी है उसके राज्यों में भी क्रांति
क्रांति हुई थी, लेकिन ये ऑस्ट्रिया के जो मेटरनिक प्रधानमंत्री था उसके कारण ये वापस दबा दी गई। नेक्स्ट है 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति, इस समय क्या है कि ये क्रांति प्रसा, बेवरिया, सक्सनी तथा बेडेन, यहाँ पे ये क्रांति हुई थी। तथा जो शासक थे यहाँ के शासकों ने उदार संविधान लागू किया था। इस संविधान पूरे में ये उदारवादी संविधान वो लागू किया था। ये कुछ क्षणिक समय के लिए विद्रोही थे, ये कुछ क्षणिक समय के लिए विद्रोहियों की जीत थी, लेकिन बाद में फिर वापस वही कहानी, जो उदारवादी संविधान थे उनको वापस उखाड़ फेंक दिया तथा वापस वही निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संसद। हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट की संसद में क्या हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संसद में 1848 में क्या है, जो राष्ट्रीय सभा थी, जर्मनी की राष्ट्रीय सभा थी, उसका फ्रैंकफर्ट में एक अधिवेशन बुलाया गया और निर्णय संविधान बनाने का लिया गया। इटली के जो संघ है, जो जर्मनी का संघ है, उसके लिए एक संविधान बनाया दिया जाए। ये 1849 में संविधान बनकर तैयार किया गया और इसमें ये कहा गया कि जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, जो कि इटली का सम्राट था, उसको, जो पर्सा का सम्राट था, उसको इटली का जो संघ बना जाए उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। इस प्रकार ये जो वैधानिक स्तर पर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने का जो काम किया जा रहा था, लेकिन इसने मना कर दिया। इसने मना क्यों किया? हमारे एक ऑस्ट्रिया का भय, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया आक्रमण करे, ऑस्ट्रिया आक्रमण का डर। नंबर दूसरा, वो जनता द्वारा पेंट राजमुकुट को अपमान मानता था। वो क्या है, जनता द्वारा जो पेंट किए हुए राजमुकुट था उसको उठाना तथा उसको लेना अपमान मानता था। इस कारण जो वैधानिक रूप से इटली के एकीकरण का जो मार्ग प्रशस्त किया गया था वो भी फेल हो गया। नेक्स्ट है इरफट संघ। 1849 में क्या किया, तो पर्सा का सम्राट था, यही पर्सा का सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इसने किया है पर्सा, सैक्सनी, एटमबर्ग तथा बेवरिया, ये मिला के एक संघ बनाया इसने। इन 4 स्टेट को मिला के एक संघ बनाया था। लेकिन ऑस्ट्रिया जो कि प्रतिक्रियावादी राष्ट्र था, उसके विरोध के कारण ये भी सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे औद्योगिक विकास। इस समय इटली में क्या, जर्मनी में क्या है, कोयला और इस्पात है, वो बहुत बड़े पैमाने पे था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, जो जर्मनी है, जर्मनी में इस्पात और कोयला बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में मिलता था। इस्पात तथा कोयला, जिसके कारण औद्योगिक विकास हुआ। तो वहाँ पे सूती कपड़ों की मिलें तथा बाकी मिलों का भी विकास हुआ। और औद्योगिक विकास के कारण जो रेलवे है वो भी बढ़ा तथा पूंजीपति वर्ग है उसका अभ्युदय हुआ। और ये पूंजीपति वर्ग चाहता था
कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए तथा उनका आर्थिक रूप से विकास इसमें निहित था। तो ये सबसे पहली बार जहाँ कहीं पे भी पूंजी वर्ग का सहयोग प्राप्त था वो था जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट है विलियम प्रथम। विलियम प्रथम, जब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ मानसिक रूप से बीमार हो गया 1858 में, तब इसने कुछ समय के लिए शासन संभाला तथा इसके बाद क्या हुआ, जब 1861 में उसकी मृत्यु हो गई तो पूर्ण रूप से ये शासक बन गया। एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। तो ये क्या करना चाहता था, सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन, ये किस प्रकार सेना का पुनर्गठन बाद में काम आएगा, हम चर्चा करेंगे। इसने किया है वान रून को बनाया युद्ध मंत्री और वान माल्टेक इसको बनाया सेनापति तथा इन्होंने सेना का पुनर्गठन करके 39 रेजिमेंट और 9 घुड़सवारी सेना थी उसका उसने गठन किया। इसके लिए क्या है, जो नियमन सदन था संसद का, उसकी परमिशन लेना आवश्यक था, लेकिन वो परमिशन दे नहीं रहा था। इसके कारण उसने नियमन सदन उसको भंग कर दिया। नियमन सदन को भंग कर दिया, लेकिन फिर से चुनाव गया, लेकिन फिर से जो नया सदन आया उसने भी इसको परमिशन नहीं दी। इसके लिए धन ये वो नहीं जुटा पाया सेना के पुनर्गठन के लिए। तभी उसको एक बढ़िया और एक बेबाक प्रधानमंत्री मिला, वो था जो एक चांसलर मिला, उसका नाम था बिस्मार्क। आगे बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हम पढ़ेंगे और किस प्रकार उसने रक्त और लोहे की नीति अपना के। तो रक्त और लोहे की नीति में क्या है, युद्ध करके जो तलवार के दम पे जर्मनी का एकीकरण किया गया। तो ये एक बार हम फिर से मोटा मोटा देखेंगे क्या हुआ। सबसे पहले बौद्धिक गतिविधि में जो बेसनशेफ्ट था, उसके साथ जो संगठन बनाया गया था जेना विश्वविद्यालय में, उसकी जो त्रिशताब्दी थी, मार्टिन लूथर की जो धर्म सुधार की घोषणा था, लिपजिंग के युद्ध के कारण जो एक चतुर्थ की बनाया था, उसी समय मैटरनिक था, उसने ये घोषणा की कि अभी क्रांतिकारी भावनाएं पूरी रूप से दमन नहीं किया गया उनका। एक्सला शापेल में कहा था उसने। और ये सम्मेलन चल रहा था बैटनबर्ग, जो कि 18 अक्टूबर 1817 में हुआ था। इसके बाद हम आए थे कि जोल्वरिन संघ ने इटली का जो आर्थिक रूप से एकीकरण किया था, उसका भी बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद 1830 की जो क्रांति हुई थी उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया की मैटरनी के प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण उसको दबा दिया गया। तथा 48 में जो 3-4 स्टेट में जो क्रांति हुई थी उसका भी यही परिणाम हुआ। शुरू में उदारवादी जो संविधान की स्थापना की गई, लेकिन बाद में वापस हुई निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई। इसके बाद फ्रैंकफर्ट का संसद वो भी असफल हुआ, जो एक संविधान जर्मन संघ के लिए बनाए जाने का प्रयास था। तथा जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था उसको जर्मन संघ का अध्यक्ष बनाना चाहता था। उसने ऑस्ट्रिया के डर तथा जनता एक अहंकारी रूप में जो जनता के द्वारा भेंट किया हुआ राजकुमार को लेने से मना कर दिया। इसके बाद इरफान संघ बनाया उसने, जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ है, उसमें था पर्सा, सक्सनी, बेवरिया तथा जो बैटनबर्ग था, उसको मिला के एक जर्मन संघ बनाया। लेकिन ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण वो भी सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद जर्मनी का इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें जो पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, वो चाहता था कि जर्मनी आर्थिक रूप से तो एक है ही है, उसका राजनीतिक रूप से भी एक है। ये पहली बार था कि कहीं पे पूंजीवादी वर्ग ने जर्मनी के एकीकरण का जो समर्थन किया था। उसके बाद विलियम प्रथम जब 1858 था 1866 में जो बीमार पड़ा और 1861 में मर गया फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उसके बाद विलियम प्रथम ने तो कमांड संभाली, उसमें वो सेना का पुनर्गठन करना चाहता था। तो वान रून तथा जो उसको युद्ध मंत्री बनाया तथा वान माल्टेक को उसने सेनापति बनाया। इसके बाद वो सेना 39 रेजिमेंट तथा 9 घुड़सवार नई रेजिमेंट खड़ा करना चाहता था। उसके लिए धन आवश्यक था, इसलिए जो संसद की नियमन सदन था उसको परमिशन नहीं दे रहा था, उसने उसको भंग कर दिया था, दोबारा चुनाव कराया, लेकिन फिर भी उसने परमिशन नहीं दिया। इस प्रकार उसने एक सशक्त व्यक्ति बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया तथा उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाकर
किस प्रकार उसने जर्मनी का एकीकरण किया, हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।